नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं सहायक आचार्य इरशाद अहमद बीए पार्ट तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के विश्व इतिहास के अपन ने 4 टॉपिकों पर आपके साथ मैंने वार्तालाप कर लिया है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर आपके साथ चर्चा हो चुकी है। उसके बाद फ्रांस की क्रांति की कारणों के बारे में आपके साथ वार्तालाप किया गया। वहाँ आपको मैंने फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारणों पर आपके साथ चर्चा की थी। आज जिस विषय पर आपके साथ चर्चा की जाएगी उसमें फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख दार्शनिकों का योगदान। बेटा, इसके बारे में आपको अलग अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है और कई बार इस तरीके से आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछ लेता है, फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख दार्शनिकों के नाम बताइए। और इन चारों के बारे में आपको पृथक रूप से लघुरात्मक और अति लघुरात्मक प्रश्न भी पूछ सकता है और निबंधात्मक प्रश्न भी पूछ सकता है। जब सामूहिक रूप से पूछा जाता है तो निश्चित रूप से निबंधात्मक प्रश्न होगा और एक दार्शनिक का नाम पूछा जाता है तो निश्चित रूप से लघुरात्मक प्रश्न होगा और इनके अंदर से पूछा जाता है तो निश्चित रूप से अति लघुरात्मक प्रश्न होगा। आपके 3 ही नेचर के प्रश्न आते हैं। बड़ा प्रश्न आए तो फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख दार्शनिकों का योगदान, और पृथक पृथक आए, चाहे वो मॉन्टेस्क्यू पे पूछे या रूसो पे पूछे या वाल्टेयर पे पूछे या दिदरो पे पूछे, इनमें से आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है। अब चर्चा करेंगे हम मॉन्टेस्क्यू पे। यहाँ आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देनी है। बेटा, ये फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के प्रमुख विद्वान थे। उस समय फ्रांस में बूर्बो वंश का राजवंश था, बूर्बो राजवंश का शासन था। ये कुलीन वर्ग में थे और पार्लियामेंट के सदस्य थे। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको और तीनों ही बातें आपको क्लियर करनी है कि जिस समय मॉन्टेस्क्यू हुए फ्रांस में, उसमें वहाँ किस राजवंश का शासन था? बूर्बो राजवंश का शासन था। और मॉन्टेस्क्यू किस वर्ग से संबंधित था? कुलीन वर्ग से। यहाँ आपको समझना आवश्यक है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में 3 वर्ग थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, और कुलीन वर्ग था वो द्वितीय स्टेट में था। इसलिए मॉन्टेस्क्यू द्वितीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था और पार्लियामेंट का वो सदस्य था। अब यहाँ आपको याद रखना आवश्यक है, पार्लियामेंट उस समय न्यायालय जैसी एक संस्था थी। इसके 2 कार्य हुआ करते थी। पार्लियामेंट ये न्याय का कार्य भी किया करती थी और उसके साथ साथ उस समय राजा के जो आदेश हुआ करते थे उनका भी ये पंजीकरण किया करती थी। अब ये उस समय की व्यवस्था से खिन्न थे और विदेश भ्रमण पे चले गए और विदेशों में भ्रमण करते हुए सबसे ज़्यादा इन्होंने इंग्लैंड की विधियों या संवैधानिक व्यवस्था ने प्रभावित किया और सारे विश्व का भ्रमण कर करके इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला या एक निचोड़ निकाला और अपनी किताब कानून की आत्मा में उसे प्रकाशित कर दिया। कानून की आत्मा में उसे प्रकाशित कर दिया, अर्थात द स्पिरिट ऑफ लॉ, अर्थात कानून की आत्मा में इन्होंने इसको प्रकाशित किया। और फ्रांस की जो राज्यव्यवस्था थी और पुरातन राज्यव्यवस्था थी जिसे पवित्र कहा जाता था, उसकी इन्होंने आलोचना की और फ्रांस के एक तंत्र शासन को इसने अनुचित बताया। इसने कहा कि इंग्लैंड का एक तंत्र का शासन है वो आदर्श और मर्यादित है, वहाँ राजा की शक्तियों के ऊपर पार्लियामेंट का नियंत्रण है, राजा निरंकुश नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही इन्होंने अपनी इस पुस्तक में शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया कि वो तीनों की शक्तियाँ, चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित हो या न्यायपालिका से संबंधित हो या व्यवस्थापिका से संबंधित हो, तीनों शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो, वो एक ही व्यक्ति के हाथों में न होकर के अलग अलग हाथों में केंद्रित की जाएं या उनका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। ये था बड़ा मॉन्टेस्क्यू। यहाँ आपको अलग तरीके से पूछे तो निश्चित रूप से 4-5 प्रश्न पूछ सकता है कि जिस समय मॉन्टेस्क्यू थे उसमें फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बूर्बो राजवंश का। दूसरा, वो किस वर्ग में थे? कुलीन वर्ग में। यहाँ किस तरीके से पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में कितने वर्ग थे या फ्रांस का समाज उस समय कितने वर्गों में विभाजित था? आपका उत्तर होगा 3। वो किस वर्ग के थे? कुलीन वर्ग के। कुलीन वर्ग को क्या कहते थे? द्वितीय स्टेट। फिर उस समय वो जज थे और न्याय का जो कार्य क्या करती थी, उस संस्था का नाम क्या था? पार्लियामेंट। इस संस्था के 2 प्रमुख कार्य हुआ करते थे। ये न्याय के साथ साथ
उस समय राजा के आदेश अर्थात आज्ञाओं का पंजीकरण करती थी। और अगला चौथा प्रश्न यहां से पूछे कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए, तो आपका उत्तर होगा द स्पिरिट ऑफ गॉड अर्थात कानून की आत्मा। अगर आपको एक साथ लिखना हो तो इसको जोड़कर लिख दीजिए, और इसका विभाजन हो तो आप क्रम से इनका टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। तो बड़ा पहला अपना दार्शनिक था मॉन्टेस्क्यू। अब अपन दूसरे दार्शनिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वॉल्टेयर। फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाला यह दूसरा प्रसिद्ध विद्वान अर्थात प्रमुख दार्शनिक था। यह लुई 16वें के समय था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था वो भी लुई 16वें का इतिहास। लुई 16वें का इतिहास इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था। यहां आपको इसकी दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो यह साफ कहता है यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा समर्थक है या मानव स्वतंत्रता का प्रेमी है, जो स्पष्ट कहता है कि यदि मैं आपके विचारों की प्रशंसा नहीं कर सकता तो मुझे आपके विचारों की अवहेलना करने का कोई अधिकार नहीं है। और सारे के सारे तथ्य हैं वो इनके दो बातों पर ही टिके हुए हैं। एक तो किस पे टिका हुआ है, अंधविश्वासों के ऊपर ये कड़ा प्रहार करते हैं और साफ कहते हैं कि ईश्वर है वो मानव के हृदय में है, वो ना चर्च में है और ना बाइबल में है। उन दोनों को, चर्च को वो एक उपासना का केंद्र बताते हैं और बाइबल को एक संदेशों की पुस्तिका बताते हैं कि वो व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। व्यक्ति का मार्गदर्शन व्यक्ति स्वयं कर सकता है और ईश्वर का वास है वो उसके हृदय में है, चर्च और बाइबल में नहीं हो सकता। दूसरा कहता है वो कि आपको सत्य का ग्रहण कब करना चाहिए। साहब कहता है कि सत्य का ग्रहण कब करना चाहिए। वहां आपको एक तर्क कहता है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को पहले आप तर्क की कसौटी पर कसिए और उसके बाद आपको अगर महसूस होता है कि बात वाकई ही सत्य है, उसके बाद आपको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इसने फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी उसके ऊपर प्रहार किया, चाहे वो अंधविश्वासों से संबंधित हो, चाहे वो अनैतिकता से संबंधित हो, चाहे वो ऐसे ही सुनता से संबंधित हो। उन सब व्यवस्थाओं पे इन्होंने तर्क के माध्यम से उनके ऊपर कुठाराघात किया और फ्रांस की तात्कालिक जनता में चेतना अर्थात जागृति पैदा करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ आपसे अक्सर बड़ा एक ही प्रश्न पूछा जाता है, अगर वॉल्टेयर पे छोटा प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन सा विद्वान था या वह कौन सा दार्शनिक था जिसने ये कहा था ईश्वर हृदय में है, चर्च और बाइबल में नहीं, इसके अलावा नहीं। वरना फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख दार्शनिकों का जो योगदान होगा उसमें इसका सामूहिक रूप से ही समावेश होगा, पृथक रूप से नहीं होगा। अब अपन तीसरे दार्शनिक पे चर्चा करेंगे बेटा। वो फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण था। तीसरा दार्शनिक अर्थात तीसरा विद्वान यह फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण था, जिसका नाम रूसो था बेटा। इसने फ्रांस की क्रांति को सबसे अधिक प्रभावित किया था। अक्सर यहां आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होगा कि अगर पहला यही पूछे कि फ्रांस की क्रांति को सबसे प्रमुख या सबसे ज्यादा प्रभावित किस विद्वान ने किया, आपका उत्तर होगा रूसो। अब ये एक पुस्तक लिखता बेटा, पुस्तक काफी दिखता है लेकिन इनमें से इसकी एक महत्वपूर्ण है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आए तब भी वही बात, सामाजिक समझौता आए तब भी वही बात और सामाजिक संविदा आए तब भी वही बात। इस पुस्तक का प्रथम वाक्य है वही बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। इसका प्रथम वाक्य ही मनुष्य की स्वतंत्रता की तरफ से अभिव्यक्ति करता है, लेकिन कहता है पैदा वो स्वतंत्र होता है और मायावी संसार में आने के पश्चात वो बंधनों से जकड़ जाता है। अब ये कहता है क्या मानव की जो सत्ता बताता है, ये क्या कहता है कि व्यक्तियों ने सार्वभौमिक सत्ता या सार्वभौमिक इच्छा से उन्होंने सत्ता संपूर्ण जनता में निहित की है, राजा में नहीं। यहां क्या कहता है कि एक विशेष अधिकार युक्त वर्ग हो जाता है और उस विशेषाधिकार युक्त वर्ग में दो वर्ग होते हैं, एक पादरी वर्ग होता है और एक कुलीन, और दूसरा ये विशेषाधिकारहीन वर्ग है जिसमें साधारण किसान और वकील आते हैं। उनका ये शोषण किया जाता है
उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। इसलिए कहता है कि फ्रांस की क्रांति में दो वर्ग बन जाते हैं, एक विशेषाधिकार युक्त वर्ग होता है और दूसरा विशेषाधिकारहीन वर्ग हो जाता है। और विशेषाधिकार युक्त वर्ग विशेषाधिकारहीन वर्ग को कुछ भी नहीं देना जाता है, जिसके कारण दोनों में संघर्ष पैदा हो जाता है। आगे इसमें बड़ा फ्रांस की क्रांति का अगला ही इसी में से पूछा जाता है कि एक ये स्पष्ट बात कहता है कि स्वतंत्र फ्रांस की क्रांति की देन है। वो अगर कई बार देन के रूप में पूछ लेता है कि फ्रांस की क्रांति की सबसे प्रमुख देन क्या थी, वहां आपको तीन शब्दों का चयन करना है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बड़ा ये बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति की प्रमुख देन मानी जाती है और ये देन रूसों की ही थी, जिसने फ्रांस की क्रांति के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत किया था। उस समय के तात्कालिक नेता हों या विद्वान हों जो रूसों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनमें से भी कौन थे? नेपोलियन का नाम आए तब भी वही था, नेपोलियन या रोबेस्पियर। नेपोलियन ने कहा था कि यदि फ्रांस की क्रांति के समय रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति ही नहीं होती। रोबेस्पियर तो इससे इतना प्रभावित था कि इनकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सदैव अपने पास लेकर के सोता था और क्या नित्य इसका अध्ययन करता था और नित्य इससे कुछ ग्रहण करता था। इस प्रकार बड़ा अगर रूसो में से पूछे आपको 4-5 बातों पर छोटे छोटे प्रश्न याद रखने हैं। पहला, फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाला सबसे प्रमुख दार्शनिक कौन था? आपका उत्तर होगा रूसो। दूसरा, रूसो की प्रसिद्ध कृति या रूसो की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आए तब भी वही बात, सामाजिक समझौता आए तब भी वही बात, सामाजिक संविदा आए तब भी वही बात। तीसरा पूछे कि फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख आदर्श क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आज सारा का सारा विश्व इन्हीं तीनों आदर्शों का ऋणी है जो फ्रांस की क्रांति की प्रमुख देन थे। अगला पूछे उक्त कथन के रूप में पूछे कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, उक्त कथन किसका? आपका सीधा सा उत्तर होगा नेपोलियन का। या वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसका संबंध किस दल से था? जो रूसो की किताब सदैव अपने पास रखता था, रोबेस्पियर था। अब बड़ा चौथा दार्शनिक है जिसका नाम डिड्रो है। डिड्रो पर अपन चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाला चौथा प्रमुख दार्शनिक डिड्रो था। डिड्रो ने फ्रांस की तात्कालिक समय की सामाजिक व्यवस्था को पतन से देखा, उन्होंने नज़दीक से देखा और उन्होंने कहा कि फ्रांस में अगर सुधार लाना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात एक ही है कि सत्य का अन्वेषण करना होगा। और जब तक सत्य का अन्वेषण नहीं होगा तो समाज में जिन बुराइयों का प्रचलन है उन बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। और अपनी इन सारी की सारी बातों को उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इनक्लोसाइपीडिया। और उनमें फ्रांस की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनका उसने बड़े ही सरल और सुगम रूप से वर्तांत किया ताकि जनता उनको समझ सके और तरक्की कसौटी पर कर सके। आज आपके साथ मैंने फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख दार्शनिकों की चर्चा की, जिनमें 4 दार्शनिक हैं। बड़ा इनका पूरा प्रश्न भी पूछा जाता है तो सीधा होगा फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन थे। छोटा प्रश्न होगा तो इन चारों का नाम आ सकता है और अति लघुरात्मक प्रश्न होगा तो इनके बीच की विषय वस्तु थी वो आपको बता दी गई। और बड़ा अब अगले अध्याय में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।